बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आस्की इनकोडिंग स्कीम? कि आस्की इनकोडिंग स्कीम का बुनियादी मकसद क्या था, किस लिए आस्की इनकोडिंग स्कीम बनाई गई थी? सबसे पहले तो आस्की से बनता है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है ना वो ABC को समझता है ना वो 1 2 3 को समझता है। तो ये चीज़ बताने के लिए कि हमने कीबोर्ड से A बटन को प्रेस किया है, हमने B अल्फ़ाबेट को प्रेस किया है, हमने 1 को प्रेस किया है, 0 को प्रेस किया है, ये चीज़ें कंप्यूटर को बताने के लिए हमने आस्की इनकोडिंग स्कीम बनाई थी, कंप्यूटर को ये चीज़ समझाई जा सके। ऐसे ही जब कंप्यूटर ने कोई अल्फ़ाबेट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना देता है, वो ये नहीं कहता कि भाई A को रिप्रेजेंट करो, वो कहता है कि भाई फलां जगह पर जाओ, आस्की इनकोडिंग स्कीम में जिस करेक्टर का जो हमारे पास कोड है वो 65 है, उसको रिप्रेजेंट कर दो। तो फिर आगे आस्की इनकोडिंग स्कीम में हमारे पास है जी कि आस्की में A को 65 रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो 65 के बिहाफ पे हमारे स्क्रीन पे A रिप्रेजेंट हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आस्की इनकोडिंग स्कीम में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड यूनिकोड। दोनों में डिफरेंस क्या है जी? आस्की हमारे पास कहते हैं जी ये 7 या 8 बिट्स यूज़ करती है। अगर हम 7 बिट्स आस्की को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास जस्ट 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम 8 बिट आस्की को यूज़ करेंगे, जिसे हम एक्सटेंडेड आस्की भी कहते हैं, तो वो 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। और कहता है जी ये ज़्यादातर हमारे पास कौन से होते हैं जी? इंग्लिश के होते हैं, या हमारे पास 1 2 3 होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं आस्की के साथ। जबकि यूनिकोड में ये मेरे पास कहता है जी यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, और कहता है ये मेरे पास 8 बिट को भी यूज़ कर सकती है, 16 को भी कर सकती है, 32 बिट्स को भी कर सकती है। और कहता है जी इसमें तमाम लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर हैं वो इसमें आ सकते हैं। इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज के भी आ सकते हैं, अरेबिक के भी आ सकते हैं, इंग्लिश के भी आ सकते हैं, उर्दू के भी आ सकते हैं, हिंदी के भी आ सकते हैं, पर्शियन के भी आ सकते हैं। वो ये बात बता रहा है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तमाम लैंग्वेजेस के इसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं इमोजीज वगैरह भी आ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के मोबाइल में या लैपटॉप में आपके पास एक लैंग्वेज नहीं मौजूद होती। जस्ट लाइक अगर आपने न्यू मोबाइल लिया तो उसमें जस्ट आपके पास इंग्लिश मौजूद होगी। अगर आपने उर्दू लेनी है, उर्दू को यूज़ करना है, तो वो बोलेगा इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। वो क्या होता है? वो मेरे पास जो यूनिकोड हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स के लिए, अलिफ बे ते के लिए, तो वो उनको डाउनलोड कर रहा होता है, तो वो हमें बता रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही चाइनीज़ का भी ऐसा ही है, अरेबिक का भी है। जो भी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी होती है उसके बिहाफ पे जो हमारे पास उसके कोड होते हैं वो हमारे पास डाउनलोड हो रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरीके से हम वो पूरी लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर जो या मोबाइल है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। ऐसे कहता है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज यूनिकोड हैंडल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस? कहता है जी डिफरेंट लैंग्वेजेस से कैरेक्टर आ रहे हैं, यूनिकोड इनको कैसे हैंडल करता है? कहता है यूनिकोड असाइंस अ यूनिक कोड पॉइंट। फॉर एग्जांपल बता रहा है जी U+0041 फॉर A। अब ये 0041 जो है ये मेरे पास क्या है जी? ये मेरे पास हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो कहता है हमारे पास यूनिकोड जो है जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको एक खास कोड असाइन करता है, जितनी भी लैंग्वेजेस आप उसको दे दें। तो कहता है दिस सिस्टम अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट एंड एक्सचेंज टेक्स्ट अक्रॉस वेरियस लैंग्वेजेस विदाउट कन्फ्यूजन और डेटा लॉस। अच्छा कहता है जी इस सिस्टम की वजह से फिर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं या प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपस में डाटा को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं अगर दोनों के पास यूनिकोड सिस्टम मौजूद है। अच्छा कहता है जी व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर एन अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर? अब उसने बोला है जी, पहली बात उसने बोली है कि इंटीजर हो, इसके अलावा 2 बाइट हो। 2 बाइट का मतलब कि उसमें 16 बिट हो, और अनसाइंड हो। अनसाइंड का मतलब उसके साथ साइन कोई ना हो। अगर साइन कोई नहीं होगा तो उसका मतलब कि हमारे पास वो सारे नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारे पास जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ यही कंसिडर किया जाता है कि उसके साथ प्लस का साइन है। तो 16 बिट्स हमारे पास होंगे और फिर 0 से स्टार्ट होंगे। 0 से नए जो पीछे होते हैं वो तो नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 से आगे मेरे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, और हमारे पास 16 बिट हैं। तो ये रेंज मेरे पास बनती है 0 से लेके 65 535 तक।
कहते हैं सिंस देयर इज नो साइन बिट ऑल द बाइनरी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट नॉन नेगेटिव होल नंबर। वो कहता है जी हमारे पास साइन बिट नहीं है, हमारे पास साइन बिट के लिए हमने यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रखी होती। कहते हैं इसलिए तमाम बाइनरी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन हाउ अ नेगेटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। नेगेटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका हमने सिंपल सी बात पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं जी टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है जी कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होता है पहले हम नेगेटिव साइन को हटाकर वो जो भी नंबर है उसकी हम बाइनरी बनाते हैं, फिर बाइनरी की जितने भी 0 एंड 1 हैं उनको हम इन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और आखिर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम नेगेटिव नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है जी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनसाइंड इंटीजर्स। कहता है अनसाइंड इंटीजर्स का बेनिफिट हमारे पास क्या होता है जी। अच्छा कहते हैं इसमें हमारे पास देखें जब हम साइंड इंटीजर को यूज़ करते हैं तो हम एक बिट रिजर्व रखते हैं कि वो मेरे पास नेगेटिव होगा नंबर या पॉजिटिव होगा। अब एक बिट को जब हम रिजर्व नहीं रखते उसको हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास रेंज क्या हो जाती है जी डबल हो जाती है। कैसे होती है जी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास 2 बिट्स होते हैं तो उससे हम कितने हम उससे डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसका मतलब कि हम उससे 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 बिट्स होंगी तो उससे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं जी हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं। ठीक है ऐसे अगर हम 4 बिट्स की बात करें तो ये मेरे पास क्या हो गए जो एक एक बिट बढ़ रही है तो हमारे पास वो नंबर क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं 16 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऐसे ही 5 बिट होंगी तो मेरे पास क्या होगा जी ये मेरे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा जी 32 कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे। ठीक है ऐसे ही फिर 6 बिट कर लें 7 कर लें 8 कर लें। अगर हम 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट में मेरे पास क्या है जी अगर मेरे पास उसमें कितनी बिट्स होती हैं जी 8 बिट्स होती हैं। अब 8 बिट्स में अगर हम 7 बिट्स रखेंगे तो उसमें मेरे पास 128 कैरेक्टर होंगे जी। ठीक है और अगर हम 8 बिट्स को हम को रिजर्व रखेंगे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 256 कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है ये मतलब कि हर एक बिट के साथ मेरे पास क्या होता है जी रेंज डबल हो जाती है। यही कह रहा है जी ऑल बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यूज। अगर कहता है जी हम एक बिट हम इंटीजर के लिए रिजर्व नहीं रखते तो तमाम बिट्स हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कहता है जी अनसाइंड इंटीजर से हम लार्जर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जितना हम साइन बिट से करते हैं उससे डबल हम कर सकते हैं। ठीक है अभी मैंने आपको वो एग्जांपल दी है कि अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं 4 बिट में अगर हमने एक बिट को रिजर्व रख लिए हमने साइन के लिए तो पीछे हमारे पास 3 बिट्स रह गई तो 3 बिट्स से हम 8 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमने चारों को रखा है तो हम 16 को रख सकते हैं 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब कि डबल का फर्क आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज। वही बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। कहता है द मोर बिट्स एन इंटीजर हैज द ग्रेटर द रेंज ऑफ वैल्यूज इट कैन रिप्रेजेंट। कहता है हमारे पास अगर इंटीजर की बिट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा रेंज में वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जांपल आपको दे रहा है जी 8 बिट इंटीजर हमारे पास 256 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है जबकि 16 बिट क्या है मेरे पास क्या होगा जी वो 65,536 वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकता है डबलिंग विद ईच एडिशनल बिट। वही बात जो ऊपर मैंने समझाई है अगर 2 बिट होंगे तो वो 4 कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है जी रिप्रेजेंट कर सकता है जी। अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो वो 8 को कर रहा है जी। ठीक है ऐसे ही 4 बिट्स हैं तो वो 16 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे एक हमारे पास बिट बढ़ती जाती है तो वो वैल्यू डबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी व्हाई आर होल नंबर्स कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा कहता है जी होल नंबर्स को हम क्यों यूज कर रहे होते हैं उन क्वांटिटीज में जहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आता। मतलब कि होल नंबर्स का क्या मतलब है जो कि नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते जो हमारे पास शुरू ही 0 से होते हैं। कहता है होल नंबर्स स्पेशली अनसाइंड इंटीजर्स आर आइडियल फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज लाइक पिक्सल काउंट फाइल साइजेस आर रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस बिकॉज दीज क्वांटिटीज लॉजिकली कैन नॉट बी नेगेटिव एंड यूजिंग अनसाइंड टाइप्स इंक्रीजेस द पॉजिटिव नंबर। दो इसकी फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमें पता होता है कि हम
होल नंबर्स को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जस्ट लाइक हम एग्जांपल दे रहा है पिक्सेल्स काउंट। हम पिक्सल क्या था? वो छोटे-छोटे डॉट्स से जिससे हमारे पास हमारी स्क्रीन बन रही थी, पिक्चर बन रही थी। क्या वो हमारे पास वो पिक्सल नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चाहे एक ही पिक्सल होगा लेकिन वो होगा तो सही। नहीं होगा, फिर भी 0 पिक्सल होगा, हमारे पास पिक्सल नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव हम नंबर को यूज़ करेंगे, होल नंबर को यूज़ करेंगे। ऐसे ही फाइल साइज़, कोई फाइल नहीं होगी तो 0 नंबर होगा। 0 से ज़्यादा फाइल्स हो सकती हैं, 0 से कम फाइल नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पे भी होल नंबर यूज़ करेंगे। एंड रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, मतलब कि एक डेटाबेस में हमने कितने रिकॉर्ड को स्टोर किया, मतलब हमने कितनी एंटिटीज़ के अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड स्टोर किया। एंटिटी हम कहते हैं जी वो चीज़ जिसके अगेंस्ट हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास, हम स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में कितने बच्चे हैं? क्या हमारे पास बच्चों के बगैर स्कूल हो सकते हैं? नहीं हो सकता। नहीं होगा तो कम से कम 0 बच्चा होगा। 0 से नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? होल नंबर्स को यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम होल नंबर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम वहाँ पे नेगेटिव नंबर को एंटर नहीं कर सकते, हमारे रिकॉर्ड में कंसिस्टेंसी आती है। और दूसरा हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे एक बिट रिज़र्व रखना पड़ती है। जब एक बिट को रिज़र्व में रखता हूँ तो मेरे पास रेंज क्या हो जाती है जी? आधी हो जाती है। तो जब मैं एक बिट जो होती है उसको मैं रिज़र्व नहीं रखता अपने नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए, तो रेंज मेरे पास क्या हो जाती है जी? डबल हो जाती है। ऊपर मैंने आपको ये सारी एग्जांपल, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, हाउ इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैलकुलेटेड फॉर सिंगल प्रिसिजन। सिंगल प्रिसिजन के लिए कहता है जी फ्लोटिंग पॉइंट की हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहता है सिंगल प्रिसिजन के लिए हम 32 बिट्स को यूज़ करते हैं। एक बिट हमारे पास साइन के लिए आती है, 8 बिट्स हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए आती हैं और 23 हमारे पास मैंटिसा फ्रैक्शन के लिए आती हैं। दिस फॉर्मेट अलाउज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं जी? जो पॉइंट की सूरत में होते हैं। अब कहता है हमारे पास उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी? एक बिट तो हम साइन के लिए रिजर्व रखते हैं। अगर मेरे पास साइन पॉजिटिव होगा तो वो मेरे पास 0 बिट होगी। अगर मेरे पास साइन नेगेटिव होगा नंबर का तो मेरे पास वो 1 बिट होगी। 8 बिट्स हम एक्सपोनेंट के लिए रखते हैं और 23 बिट हम मैंटिसा के लिए रखते हैं। और दूसरी बात कहते हैं जी, इस फॉर्मेट में हम बहुत बड़ी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्मेट की वजह से की मदद से हम बहुत छोटी वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट है जी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। कहता है जी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। याद है ना जब हमने वो डिवीजन वाले क्वेश्चंस किए थे, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो मैंने आपको वो लिमिटेशन का बताया था कि भाई आपने 2 स्टेप तक जाना है, 3 तक जाना है, 4 तक जाना है अगर आपको ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। तो वो यही बात बता रहा है कि हमारे पास ये लिमिटेशन को हम क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन इंट्रोड्यूस राउंडिंग एरर एंड लूज प्रिसीजन ड्यू टू देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कहता है राउंडिंग एरर जब हम राउंड अप कर रहे हैं, जिस लाइक मैं कहता हूँ जी 0.0009 या फिर मैं कहता हूँ जी 0.0010, मतलब कि अगर मैं कहता हूँ जी 0.9 और मैं कहता हूँ जी 1.0, दोनों में डिफरेंस तो है, बेशक मैंने राउंड अप कर ली है जिस तरह हम कर रहे थे, लेकिन फर्क तो है। इससे हम क्या कहते हैं जी? राउंडिंग एरर कहते हैं इस चीज़ को। और कहता है जी इस वजह से हमारे पास प्रिसीजन भी कम हो रही होती है, हो सकती है प्रिसीजन हमारे पास। कहते हैं साइंटिफिक और financial computation such inaccuracies can lead to incorrect results if not properly accounted for। कहता है जी अगर हम साइंटिफिक कंप्यूटेशन की बात करें तो हम फाइनेंशियल हम कंप्यूटेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे हम फाइनेंस जहाँ पे हम पैसे से लेन देन रख रहे हैं, कहते हैं वहाँ पे ऐसी इनएक्यूरेसी से हमारे पास इनकरेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं और आते भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा एक्यूरेसी तक जाना चाहिए, 30 स्टेप तक, 4 तक, 5 तक भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये थे हमारे पास जी शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चंस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।